हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप 2026 में 10th एग्ज़ाम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस साल अपना एग्ज़ाम आप बेहतर तरीके से देना चाहते हो और अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी बात को कृपया ध्यानपूर्वक सुने। इस बार बोर्ड मीटिंग के बाद साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूँ। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है ये बताने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में आंसर लिखना कैसे है। तो एग्ज़ाम में हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, जब हम उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसका परिभाषा, फिर लिखेंगे मुख्य बिंदु, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बिंदु जो है वो क्या क्या है, फिर हम उसके चित्र पर आएंगे, फिर हम उसका डायग्राम बनाएंगे एक छोटा सा, और फिर क्या बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि आपको क्या क्या बनाना है। ठीक, तो चलिए लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या होगा इसका, तो पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। लेकिन बिना सूर्य की उपस्थिति के बिना नहीं होता है, और हरे पौधे बनाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु है मुख्य बिंदु। तो नेक्स्ट है हमारा मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु क्या क्या है, देखिए इसमें हम लोग 4 पॉइंट लिखे हैं। 4 पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। किसका किसका उपयोग होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या था, सूर्य की किरण और हरे पौधे। हरे पौधे मतलब क्लोरोफिल और सूर्य की किरण। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट है, यह प्रक्रिया पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में होती है, वही अभी मैंने बताया, क्लोरोफिल। अब थर्ड है हमारा पॉइंट, भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। जब सूर्य की किरणों की उपस्थिति में जब पौधा अपना खाना बनाता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। चौथा पॉइंट है, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस जब इस पूरे प्रोसेस में ग्लूकोज बन जाता है तो फिर क्या निकलता है, लास्ट में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जिसे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट जो है, मेन पॉइंट, वो क्या है, डायग्राम। तो आप एग्ज़ाम में डायग्राम बनाना ना भूलें। डायग्राम बनाने से जो हमारा क्या होता है, वो मार्क्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। आप चाहे टेढ़ा मेढ़ा या किसी भी तरीके का डायग्राम बनाएं और उसको लेबलिंग करना ना भूलें। ठीक है, ये जो हमने किया है ये है लेबलिंग। ये बताना ना भूले कि क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये सब जो एरो दिख रहा है आपको और उसके बाद जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो ये देने से हमारा पॉइंट क्या होगा, और इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पेड़ बना हुआ है, एक छोटा सा पौधा है जिसमें यहाँ सूर्य की किरण पड़ रही है, और सूर्य की किरण के साथ हम क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे से पानी में जो मिला हुआ मिनरल्स है वो पानी के थ्रू ऊपर प्लांट्स में जा रहा है, और क्या बन रहा है, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी मौजूद है पत्तियों में। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। देखिए ये सब एरो है अंदर की तरफ, मतलब ये इसमें प्रवेश कर रहा है, बट इसका एरो क्या है, इन लोग का बाहर की तरफ, मतलब पत्तियों में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज के साथ क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है हम देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य से प्राप्त
प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को शर्करा में परिवर्तित करती है। तो ये शर्करा क्या है? शुगर है। क्या है? शुगर। शर्करा यानी शुगर। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज वही है शुगर। ठीक है। और साथ में क्या देता है? ऑक्सीजन। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय का मुख्य कार्य लिखिए। तो मानव हृदय जो हमारा दिल है वो धड़कते रहता है। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल। हाँ हाँ, वही वाला दिल। वो क्या है? आई नो कि मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ, तो इस पर ध्यान ना दे और अपने क्वेश्चन पे ध्यान दे, क्योंकि वैलेंटाइन में ही आपकी वैलेंटाइन लगने वाली है। तो इस बात पर ध्यान ना देते हुए क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है। तो हमारा क्या है इसका परिभाषा? क्या है? मानव हृदय शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव हृदय जो है वो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त संचार का कार्य करती है। इसका कार्य क्या है? रक्त संचार। रक्त को एक जगह से दूसरे जगह प्यूरिफाई करके पहुंचाने का काम कौन करता है? हृदय करता है। इसका हम लोग मुख्य बिंदु देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? पहला पॉइंट है हमारा, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो दिल क्या करता है? ये हमारा हृदय जो है वो क्या करता है? जो रक्त अशुद्ध हो जाते हैं उसको कहाँ पहुंचा देता है? फेफड़ों तक पहुंचा देता है प्यूरिफिकेशन के लिए। शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। जब वो प्यूरिफाई होता है तो क्या करता है? पूरे शरीर में हमारे नर्व सिस्टम के थ्रू वो पूरे शरीर में क्या पहुंचा देता है? रक्त को पहुंचा देता है। शरीर को ऑक्सीजन देता है। उस रक्त में हमारा ऑक्सीजन भी तो मिला हुआ रहता है ना, तो पूरे शरीर को क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? रक्त संचार बनाए रखता है। रक्त को पूरे शरीर में जो पहुंचाने का काम कौन करता है? वो हृदय ही करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका चित्र देखते हैं कि दिल में क्या क्या होता है, कैसा हमारा दिल होता है। तो आप सभी तो एक्सपर्ट ही होंगे। ये है हमारा दिल। हम आसानी से यही दिल को बना देते हैं, ये भूल जाते हैं। तो ये जो हमारा दिल है इसमें क्या होते हैं? ये है दायां अलिंद, ये है बायां अलिंद, ये है महाधमनी जिसके थ्रू हमारा जो रक्त है वो जाता है। ये बायां निलय है, ये दायां निलय है। ठीक है। तो मोस्टली आप यही 4-5 चीज़ें याद रखेंगे तो भी चलेगा। आप इतना भी करके अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो काफ़ी होगा आपके लिए। अब नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है? हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें रक्त पंप करना, रक्तचाप बनाए रखना, हृदय गति को नियंत्रित करना और हार्मोन्स का उत्पादन करना शामिल है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखें और इस पॉइंट्स को आप एकदम याद कर लें, क्योंकि ये एकदम पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है। अगर आपसे ये पूरा क्वेश्चन ना पूछे तो ये चित्र के बारे में भी आपसे एक अलग क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम आज का क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन क्या होता है? ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। और अभी के समय में तो जो समय है उस टाइम पे तो हार्मोन्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। जैसे कि किसी भी लड़की को देखते ही आप पीछे भागने लगते हैं ना, वो कोई आपका प्यार व्यार नहीं होता। क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस। जो हार्मोन जो है उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए वो किसी और की राहों पे चल पड़ता है। तो क्या, चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसका परिभाषा हम देखेंगे पहले। तो चलिए परिभाषा देखते हैं हम। हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक है। हार्मोन्स क्या है? रासायनिक संदेश वाहक है।
मतलब संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं संदेश वाहक। जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर की जितने भी क्रियाएं होती है ना, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हार्मोन्स करता है। और वही जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो आगे आगे, मैं तेरे पीछे पीछे। उसके बाद क्या है इसका, हम मेन पॉइंट्स देखेंगे। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। हमारे जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां है ना, वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ से हमारा जो हार्मोन्स है वो निकलता है, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। जो हमारा शरीर का जो वृद्धि होता है, मेंटल विकास होता है, ये सबको नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन्स करता है। चयापचय पर प्रभाव डालते हैं, उदाहरण इंसुलिन और थायरोक्सिन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका चित्र। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र है, ठीक है, जिसमें कि क्या है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, ये है एडर्नल ग्लैंड, ये पेनिसरिक है, ठीक है, ये ओवरी है हमारा, जो कि फीमेल्स में होता है, टेस्टिस है, ठीक है। इतना अगर आप लेबलिंग करके आ जाएंगे ना, तो आपका तो फुल मार्क्स यूँ मिलेगा। आगे हम देखते हैं हार्मोन्स का निष्कर्ष। तो हार्मोन्स का निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष है, हार्मोन शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित महत्वपूर्ण केमिकल मैसेंजर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित महत्वपूर्ण केमिकल मैसेंजर है, जो रक्त के माध्यम से चयापचय, विकास, प्रजनन और भावनात्मक स्वास्थ्य जैसे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। तो अंतःस्रावी द्वारा निकलने वाला ये हार्मोन्स वो किसको किसको नियंत्रित करता है? चयापचय को, विकास को, प्रजनन की क्षमता को और भावनात्मक स्वास्थ्य को, ठीक है, हमारे इमोशंस को। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता क्या है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, इसका पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में हम लिखेंगे, आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिससे माता पिता के गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं। जो माता पिता में जो गुण होते हैं वो किस में जाते हैं? बच्चों में जाते हैं। कि उसका रंग रूप क्या होगा, उसका लक्षण क्या होगा, वो आगे जाके क्या करेगा, ये सभी चीज़ें लगभग किससे डिसाइड होती है? आनुवांशिकता से। इसके मुख्य बिंदु में हम लिख सकते हैं, यह जीन के माध्यम से होती है। जो हमारा क्रोमोसोम जो जीन्स होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, हमारे जो माता पिता होते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। जीन डीएनए पर स्थित होता है। जीन जो होता है वो क्या होता है? डीएनए में होता है। जो डी है ये इसमें स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे कि हमारे आँखों का रंग, हमारे त्वचा का रंग, हमारा कद, ये सब क्या होता है? डीएनए जीन पर निर्भर होता है। तो नेक्स्ट अगर हम इसका चित्र देखें तो ये एक लंबा पौधा है, ये एक छोटा पौधा है। ये है जनन पीढ़ी। अगर आप इसको फीमेल मान लेते हैं और ये मेल मान लेते हैं तो मेल और फीमेल हो जाएगा ये। तो मेल में क्या होता है? सेम क्रोमोसोम होता है। दोनों क्या होता है? सेम क्रोमोसोम होता है। और इसमें क्या होता है? एक जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, एक ये मेल के लिए होता है, ठीक है। तो जब एक मेल और एक फीमेल वाला रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये मान लेते हैं तो हम फीमेल बनाएगा। और एक ये मेल और ये मेल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेल बनाएगा, ठीक है। आप इसे लंबा छोटा भी कर सकते हैं कि ये लंबा बन जाएगा और ये क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? छोटा पीढ़ी बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष क्या है? जीन के माध्यम से माता पिता
से बच्चों में गुणों और विशेषताओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। तो जो माता पिता हैं हमारे, उससे जो हमें गुण प्राप्त होता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम आनुवंशिकता बोलते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, इसको तो याद करके ही जाना, ये है एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अगर आपने रट लिया, याद कर लिया, तो समझो आपके तो मार्क्स पक्के हैं। तो पहला हम इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है, पर्यावरण संरक्षण जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। अगर पर्यावरण ही नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या संभव होगा। बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन संभव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। हम अपने बिना पेड़ पौधों के हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया, ये हमारा परिभाषा हो गया। अब आगे हम इसका पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो यह क्या है, एक हमारा यह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है, या प्रकृति में जो है वो संतुलन बनाए रखता है। पर्यावरण संरक्षण, अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो पेड़ पौधों का जीवन खराब हो जाएगा। तो कुल मिला के हम जो पर्यावरण और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसका संतुलन कौन बनाए रखता है, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से बनाया जाता है। प्रदूषण को कम करता है। अगर हम पेड़ पौधों को बचाएं और नए से नए पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें और लगाएं, तो क्या होगा, प्रदूषण जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में रहेगा। मानव स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अगर पर्यावरण ही दूषित हो जाएगा तो हमारा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, अभी पड़ भी रहा है। हम एकदम इम्प्योर पानी पीते हैं, जिसमें एकदम हम लोग प्लास्टिक जाके वहीं फेंकते हैं, हम लोग कचरा कूड़ा सारा कुछ नदी में फेंक देते हैं, और वहीं से फिर हम क्या करते हैं, पानी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमें ना जाने कितने तरीके के नए नए बीमारियाँ, टीवी अदर बहुत सारी बीमारियाँ क्या है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जकड़ते जा रही है हमें। और लास्ट पॉइंट है हमारा, भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित रहती है। तो भविष्य की पीढ़ी के सुरक्षित रखने के लिए भी तो पर्यावरण की आवश्यकता है। अगर हम पर्यावरण पूरी तरीके से गंदा कर देंगे, कूड़ा करकट जमा कर देंगे और नदी में कूड़ा फेंकेंगे, बाहर कूड़ा जमा करेंगे, फिर पेड़ काट देते जाएंगे, तो सब कुछ तो दूषित हो जाएगा। और सब कुछ दूषित हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ कैसे सरवाइव करेगी। तो उसको जो है पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम चित्र देखें तो देखो, हम इसमें चित्र बना सकते हैं। जैसे कि ये है डस्टबिन में डालने वाला, तो आप एक छोटा सा डब्बा, आई नो कि मेरा ये चित्र काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आप इसमें इसकी जगह पे एक छोटा सा डब्बा बना सकते हैं जिसमें लिख दें डस्टबिन, तो पता चल जाएगा ये डस्टबिन है। एक ये बॉय है जो कि कचरा डस्टबिन में डाल रहा है, लड़की है जो कि पौधे लगा रही है। और आप इसी तरह पृथ्वी बना करके सेव द प्लैनेट जो यहाँ लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हैं। और भी फैक्ट्रीज वगैरह आप यहाँ पे बना दे सकते हैं जिससे कि धुआं निकलता हो, तो उसको पानी में ना जाने दे, उसको रोक के रखें। ठीक है, निष्कर्ष देखें तो, अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो पर्यावरण संरक्षण से स्वस्थ जीवन शैली मिलती है, वातावरण स्वच्छ होता है, पैसे की बचत होती है, बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पर्यावरण ठीक रहे तो हमारा वातावरण ठीक रहेगा, हमको वातावरण ठीक मिलेगा, शुद्ध जल भी मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगा, हमें पैसे की बचत होगी, हमें नई नई बीमारियां हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होगी, तो उससे पैसे बच सकेंगे, बच्चों का भी भविष्य भी सुरक्षित होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो समाप्त होता है। अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो एकदम इस क्वेश्चंस को तो रट्टा मार के ही जाए, क्योंकि इससे बाहर आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका लगा ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।